हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लैट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक है शक। तो आज हम शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। शक एक विदेशी थे। तो शक कौन थे? एक विदेशी लोग थे जो भारत पर आक्रमण किए और भारत के ही हो गए और इन्होंने भारतीय धर्म को ही माना। तो आज हम पढ़ाएंगे शक के बारे में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जाकर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है, यूनानियों के बाद शक आए। तो जो यूनानी थे, यूनानियों के बाद कौन आए? शक आए। अगला पॉइंट है, शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। तो शकों की 5 शाखाएं थी, मतलब वो 5 शाखा मतलब 5 भागों में बंटकर आए हुए थे और पांचों भाग की राजधानी भारत में और अफगानिस्तान में अलग अलग क्षेत्रों में थी। मतलब पांचों से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बसे थे। अगला पॉइंट है, पहली शाखा ने अफगानिस्तान। तो पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान। दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी तक्षशिला थी। तीसरी शाखा मथुरा। चौथी शाखा पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन। दक्कन कहाँ पर है? तो अभी वर्तमान का आंध्रा का क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र है। तो मेन आंध्रा का क्षेत्र दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो पहली शाखा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा पंजाब की राजधानी तक्षशिला और तीसरी शाखा मथुरा। चौथी शाखा पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन का पर प्रभुत्व स्थापित किया शकों ने। अगला पॉइंट है, प्रथम शक राजा मौवा था। तो प्रथम शक राजा कौन था? मौवा था। अगला पॉइंट है, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो शक कहाँ के मूलतः निवासी थे? तो मध्य एशिया में ईरान के थे। ये ईरान के थे शक। और ये भारत में आए भारत में आए, ये चारागाह की खोज में आए थे, चारागाह की खोज में। और ये फिर यहीं के निवासी बनकर रह गए। अगला पॉइंट है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो क्या हुआ कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन का एक स्थानीय राजा था, उसने शकों को से पराजित कर खदेड़ दिया और उन्हें भगा दिया भारत से। तो और भगाने पर वह क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। तो शकों के विजय के उपलक्ष्य में क्या हुआ? तो विक्रम संवत की शुरुआत हुई 58 ईसा पूर्व में और उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि से क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। और इसकी संख्या भारतीय इतिहास में कितनी थी? तो 14 हो गई। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक लोकप्रिय और विख्यात विक्रमादित्य था। अगला पॉइंट है, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिमी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। तो जो शकों की एक शाखा थी, पश्चिमी भारत की शाखा या चौथी शाखा थी, वह पश्चिमी भारत में थी। प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे मतलब बहुत दिन तक इन्होंने शासन किया, लगभग कितनी? 4 शताब्दियों तक, लगभग 400 वर्षों तक इन्होंने शासन किया पश्चिमी भारत पर शकों ने, मतलब चौथी शाखा ने। अगला पॉइंट है,
गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापारों से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो क्या हुआ कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापारी या समुद्र से जो पार होता था उसे शकों को काफी लाभ प्राप्त हुआ और भारी संख्या में क्या किया, चांदी के सिक्के जारी किए। अगला पॉइंट है, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ा की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। मतलब क्या किया, रुद्रदामन प्रथम जिसके शासन गुजरात में बड़े भाग पर किया, इसने कठियावाड़ा में एक झील था, उसका नाम क्या था, सुदर्शन झील, जो मौर्य द्वारा बनाया गया था, उसका क्या किया, उसे मरम्मत करके उसे पुनः बनाया अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट है, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। तो रुद्रदामन जो प्रथम है वह संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा को लंबे अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। तो रुद्रदामन बड़ा ही क्या था, संस्कृत का बहुत बड़ा प्रेमी था। उसने क्या किया, विशुद्ध संस्कृत भाषा लिखी और लंबा अभिलेख, मतलब विशुद्ध भाषा, संस्कृत का विशुद्ध संस्कृत भाषा लिखी और वह से बहुत लंबे लंबे में अभिलेख लिखे और गिरनार अभिलेख जारी किया। इससे पहले ये सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा, मतलब रुद्रदामन से जितने भी अभिलेख उससे पहले लिखे गए थे वह कौन भाषा में थी, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, अरे प्राकृतिक भाषा में लिखी गई थी, रची गई। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। तो भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। अगला पॉइंट है, पर्थियाइन या पहलव। तो पर्थियाइन अब भारत में आते हैं, आगमन होता है पहलव का या पहलवों का अब भारत में आगमन होता है। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पर्थियाइन लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पर्थियाइन राजा गोंडोफनियर्स था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। तो पश्चिमोत्तर भारत में शकों का आधिपत्य के बाद पर्थियाइन लोगों मतलब पहलव लोग का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पर्थियाई राजा कौन था, गोंडोफनियर्स था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ आया, भारत आया था। नोट, पर्थियाइन लोगों का मूल स्थान ईरान में था।